हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 जून 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आखिरकार कई दिनों से चल रहा भारत के लोकतंत्र के महापर्व का सफर चुनावी नतीजों के साथ ही समाप्त हुआ और चुनावी नतीजे वाकई में हैरान करने वाले रहे। उम्मीदों के बिल्कुल उलट 400 पार के माहौल के बीच बीजेपी बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई। हालांकि एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बनाने में सफल होगी, क्योंकि देर रात तक के चुनावी नतीजों के मुताबिक एनडीए को कुल 292 के लगभग सीटें मिल चुकी हैं। लेकिन इस बार इंडी गठबंधन भी पूरा टक्कर में रहा। 204 के लगभग सीटें इंडी गठबंधन ने हासिल की। और दोस्तों, ये पहली बार होने जा रहा जब मोदी गठबंधन पर निर्भर होकर सरकार चलाएंगे, यानी पहली बार मोदी की ये सरकार निर्भर होगी। प्रधानमंत्री के पिछले 2 कार्यकाल में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन अब ये तीसरी बार एनडीए की सरकार गठबंधन के साथ में ही मिलकर बन पाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गठबंधन की बैठक करेंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली आने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार और नायडू को भी फोन किया। आखिरकार चुनावी नतीजे सामने आने के बाद प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित किया, 34 मिनट का भाषण दिया और पीएम के इस भाषण में बहुमत नहीं मिलने का असर भी दिखाई दिया। इस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने 8 बार भाजपा शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि 10 बार एनडीए शब्द का जिक्र किया। चंद्रबाबू और नीतीश का भी नाम लिया। यानी प्रधानमंत्री के इस भाषण में साफ साफ एनडीए गठबंधन की झलक दिख रही थी। चुनाव के बाद पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये तीसरा कार्यकाल देश के बड़े फैसलों के लिए समर्पित होगा, ये मोदी की गारंटी है। चुनावी नतीजों के बाद बोले पीएम मोदी। उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 62 सालों बाद मिली ऐसी जीत, पूरा विपक्ष मिलकर भी भाजपा से पीछे है। लोकसभा नतीजों से भले ही पीएम ने खुशी जताई, लेकिन उनके संबोधन में उनके चेहरे के भाव पर बहुमत की कमी साफ साफ झलकती दिखी, क्योंकि मोदी ने तो भले ही हैट्रिक लगा दी, लेकिन सत्ता की चाबी फिर भी नीतीश और नायडू के पास ही होगी। वजह ये दोस्तों की एनडीए गठबंधन में बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें टीडीपी और जेडीयू के पास हैं। और क्योंकि इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तो केंद्र में मोदी की सरकार फिर से टीडीपी जेडीयू के बगैर नहीं बन पाएगी। यही वजह है कि सत्ता की चाबी नीतीश और नायडू के पास ही होगी। और ऐसे में बताया जा रहा है कि जातिगत जनगणना और मुस्लिम आरक्षण का दबाव बनाया जाएगा। बीजेपी का कोर एजेंडा धरा का धरा रह गया है। इधर कांग्रेस की बात करें दोस्तों, तो राहुल गांधी के प्रयासों का अच्छा नतीजा देखने को मिला इन चुनावों में। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक की झलक हमें चुनाव परिणाम में देखने को मिली। राहुल गांधी ने कांग्रेस को वापस दुगुनी सीटों तक पहुंचाया। जबकि ये 14 साल की उम्र में थे तब इनकी दादी, और जब ये 21 साल की उम्र में थे तब इनके पिता की हत्या कर दी गई। उसके बाद राहुल का राजनीतिक सफर काफी खराब रहा। इन्हें पप्पू टेक से भी कहा जाने लगा, सोशल मीडिया से लेकर पब्लिक में। लेकिन आखिर पप्पू से वापस विपक्ष की मजबूत आवाज बन गए राहुल गांधी। बताया तो ये भी जा रहा दोस्तों की सरकार बनाने को लेकर इंडिया गठबंधन की भी तैयारी चल रही है। कांग्रेस और सहयोगी दलों की तरफ से भी ऐसे बयान आ रहे हैं कि सरकार तो इंडिया गठबंधन की बनेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि पीएम मोदी तुरंत इस्तीफा दें, ये जीत इंडिया गठबंधन की है, नतीजों पर बोली ममता बनर्जी। राहुल गांधी का भी कहना है कि चुनाव के रिजल्ट ये कह रहे हैं कि देश अब मोदी शाह को नहीं चाहता। और जब उनसे सवाल किया गया कि आप जेडीयू टीडीपी को साथ लाएंगे क्या, तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि गठबंधन की बैठक में फैसला तय होगा। यानी कि अगर जेडीयू टीडीपी एनडीए से निकलकर इंडी गठबंधन में मिल जाती हैं, तो फिर ऐसे में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का पलड़ा और भारी हो जाएगा, क्योंकि जहां बीजेपी का बहुमत कम होगा और इधर इंडिया गठबंधन का बहुमत बढ़ जाएगा। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि सरकार में पलटवार होता या नहीं। बहरहाल देखिए कुछ बड़े चेहरों के नतीजे। गृह राज्य मंत्री टेनी चुनाव हार चुके हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी की भी हार हुई। हालांकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी सीट से जीते हैं। और दोस्तों, इस बार के चुनाव में भाजपा ने 30% मुस्लिम सीटें गंवाई। यानी भाजपा की ज्यादातर हार वहां हुई जहां मुस्लिम सीटें ज्यादा थी, जबकि इसके उलट सपा को 3 गुना से भी ज्यादा फायदा मिला मुस्लिम सीटों पर। ये भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं, जहां जहां आपको ये केसरिया रंग का भारत में एरिया दिख रहा है, वहां वहां बीजेपी एनडीए की सरकार बन रही है। जबकि जहां जहां ये नीला रंग का एरिया दिख रहा है, वहां वहां एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में आ चुकी है। देखा जाए दोस्तों, तो इस बार कांग्रेस वापस बहुत ज्यादा रिकवर किए हैं, अपने आप को वापस मजबूत किए और ऊपर उठाए हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में ये साफ साफ झलक दिख रही है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि चुनाव से पहले जो बीजेपी में आए वो 80% नेता चुनाव हार चुके हैं। यानी कि जो दल बदल के बागी नेता थे वो ज्यादा कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए इस बार बीजेपी में। कांग्रेस और अन्य पार्टियों में भी दल बदल नेताओं का कुछ यूं ही बुरा हाल रहा। और भारत के चुनावी नतीजों पर वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन भी देखिए जरा। अमेरिका की वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि पीएम मोदी पहली बार बहुमत से चुके हैं। अल जजीरा ने भी लिखा कि अगर प्रधानमंत्री जीते तो भी पीठ नहीं थपथपा पाएंगे। और इस बार के लोकसभा चुनाव में कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी दबदबा देखने को मिला। कंगना रनौत, शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज तिवारी, अरुण गोविल समेत 15 सेलिब्रिटीज में से 11 की जीत हुई, सिर्फ 4 को ही हार मिली। चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ अलग अलग सेलिब्रिटी के बारे में। महान कलाकार रामायण के अंदर राम का
किरदार निभाने वाले अरुण गोविल मामूली अंतर से जीते हैं। उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट पर पर्दे के राम अरुण गोविल का जलवा देखने को मिला। 10,000 वोटों से इनकी जीत हुई। बोले कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और हाँ दोस्तों, रामायण के राम तो भले ही जीत गए, लेकिन राम की अयोध्या में बीजेपी की हार हुई। उत्तर प्रदेश के चंदौली और गाजीपुर में भी बीजेपी का जादू नहीं चला। ये वाकई में बड़ी हैरानी की बात है कि जिस अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण करवाया गया, उसी अयोध्या में बीजेपी को हार मिली, जबकि ये सीट सपा के खाते में चली गई, यानी कि यहाँ पर सपा की जीत हुई। बताया जा रहा है कि अयोध्या में बीजेपी के हारने के पीछे 4 प्रमुख कारण हैं, जिसमें कुछ कारण बताए जा रहे कि राम पथ निर्माण के समय तोड़े घर, लेकिन लोगों को मुआवजा प्रॉपर नहीं मिला, और कई लोगों का मार्ग चौड़ीकरण में उनकी दुकानें, घर वगैरह तोड़ दिए गए। और इस बार बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे वाकई में चौंकाने वाले और हैरान कर देने वाले रहे, क्योंकि उम्मीदों से आधा रिजल्ट भी नहीं पा पाई बीजेपी। यूपी में एनडीए को 30 सीटों का नुकसान हुआ। यूपी में मोदी के 6 मंत्री हारे। अयोध्या में भी बीजेपी हार चुकी है और लखीमपुर में सपाइयों का हंगामा भी देखने को मिला। एक सबसे बड़ा सवाल आपके भी मन में आ रहा होगा कि आखिर अयोध्या में कैसे हार गई बीजेपी, भाजपा, क्योंकि जिस मुद्दे पर देश भर में चुनाव लड़ा गया, वहां की नब्ज पकड़ नहीं पाई बीजेपी। खैर दोस्तों, अयोध्या वगैरह की बात हो ही रही है तो उत्तर प्रदेश की 15 हॉट सीटों का रिजल्ट भी देख लीजिए जरा। 9 बार की सांसद मेनका गांधी भी चुनाव हार चुकी है। 8 सीटों पर यूपी में इंडी गठबंधन की जीत हुई। चंद्रशेखर बाबू का खाता खुला। ये उत्तर प्रदेश का नक्शा आप देख सकते हैं दोस्तों। जहां जहां भी आपको केसरिया रंग दिख रहा, सिर्फ उन्हीं सीटों पर बीजेपी की जीत हो पाई। बाकी जहां जो ये लाल रंग दिख रहा, वहां एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी की जीत हुई, और ये नीले रंग पर कांग्रेस है। हरे रंग वाले जिलों में आरएलडी की पार्टी है। तो देखा जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के फैसलों से कहीं न कहीं जनता में नाराजगी साफ साफ दिख रही है, क्योंकि यूपी में इस बार बीजेपी बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई। 80 में से 40 सीटें भी नहीं आ पाई बीजेपी के खाते में, जबकि बीजेपी का दावा था कि 80 में से 70-75 सीटें तो आराम से जीतेंगे, और 80 में 80 का भी टारगेट कई बार रखा था बीजेपी ने, लेकिन आधी भी नहीं मिल पाई। कुल 33 सीटें बीजेपी को मिली। ये उत्तर प्रदेश के परिणाम भी आप देख सकते हैं। एनडीए को मिलाकर टोटल 36 सीटें हो गई, सपा को 37 मिली। यूपी अकेला ऐसा राज्य बना जिसने भाजपा को बहुमत हासिल करने से रोका है, केंद्र में भी, क्योंकि 37 सीटें सपा लेकर चली गई और 6 कांग्रेस भी। और खबर है उत्तर प्रदेश में बांदा लोकसभा सीट पर पुलिस व सपाइयों में नोकझोंक हुई। बैरियर तोड़ मतगणना स्थल तक जाने की कोशिश की, लाठीचार्ज भी किया गया। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट आपको बता देता हूँ फटाफट से इलेक्शन से जुड़े, और फिर आगे बढ़ेंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। देखिए आप, छत्तीसगढ़ इलेक्शन रिजल्ट की बात करें तो राज्य में 10 सीटों पर कमल खिला। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खुद को हार मिली। देखिए जरा आप, यानी छत्तीसगढ़ राज्य की कुल 11 सीटों पर बीजेपी को 10 मिली, कांग्रेस को 1 मिली, और इन 10 सीटों की जीत के बाद बीजेपी ने खुशी भी जताई। देख सकते हैं आप तस्वीरें। और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की ऐतिहासिक जीत देखने को मिली। 4 बड़े नेताओं में कईयों का दिल्ली में भी कद बढ़ेगा। वजह यह कि एमपी में भाजपा ने बिल्कुल क्लीन स्वीप कर लिया। सभी की सभी 29 सीटों पर भाजपा की जीत हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर में लालवानी रिकॉर्ड तोड़ 11 लाख वोटों से जीते। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी जीत हुई, लेकिन कई बड़े दिग्गज नेता हार गए एमपी में। मध्य प्रदेश में भाजपा को मिल गई सारी की सारी 29 सीटें, देख सकते हैं आप। और हिमाचल प्रदेश में देखिए चारों सीटें जीतकर बीजेपी ने हैट्रिक लगाई। यहाँ से आपको बताऊंगा बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भी मैदान में उतरी थी, उनकी जीत हुई, उन्होंने विक्रमादित्य को हराया। हिमाचल के परिणाम भी आप देख सकते हैं, चारों की चारों सीट बीजेपी के पक्ष में। हिमाचल मंडी में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जीत हासिल की, 70,000 वोटों की लीड मिली। बिहार में देखिए एनडीए को 9 सीटों का नुकसान हुआ। 35 साल बाद माले का खुला खाता, लालू की वापसी हुई, एलजेपी ने 5 सीटें जीती। और ऐसे झारखंड में भी एनडीए को 4 सीटों का नुकसान हुआ, बीजेपी 7 सीटों पर सिमटी। जेएमके और कांग्रेस को 2-2 सीटों का फायदा मिला। राजस्थान में भी 10 साल बाद कांग्रेस का खाता खुल पाया। भाजपा ने 14 सीटें जीती, 5 विधायक खुद सांसद बने, 1 मंत्री और 2 सांसद भी यहां से चुनाव हार चुके हैं। राजस्थान में वैसे देखा जाए तो 106 विधानसभा सीटों पर भाजपा आगे रही है, 5 मंत्रियों के क्षेत्र में पिछड़ गई। मोदी ने जहां जहां प्रचार किया उसमें 66% तक सीट हारी है। हरियाणा में दोबारा क्लीन स्वीप नहीं कर पाई बीजेपी। कांग्रेस और भाजपा को मिली 5-5 सीटें। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा की सबसे बड़ी जीत हुई। पंजाब में आम आदमी पार्टी का मिशन 13 भी फेल हुआ। वैसे तो सभी लोकसभा सीटों पर लड़ी चुनाव आम आदमी पार्टी, लेकिन जीत 3 में ही मिल पाई। 4 मंत्री हारे और फेलियर की 6 बड़ी वजह बताई जा रही पंजाब में। यहाँ पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 7 सीटें हासिल की, 3 आम आदमी पार्टी के खाते में गई, और इस तरह से पंजाब के टॉप 3 विनर ये बने। पंजाब के परिणाम भी आप देख सकते हैं, भाजपा को कुछ भी सीटें नहीं मिल पाई 13 में से। 7 कांग्रेस के खाते में, 3 आम आदमी पार्टी और 1 शियद और 2 अन्य के खातों में गई। जम्मू एंड कश्मीर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है भारत का। यहाँ 5 और लद्दाख की 1 सीट पर नतीजे घोषित हुए, जिनमें देखिए जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 2 सीटें मिली, कांग्रेस 0 पर, जेकेएनसी को 2 और अन्य को 1 सीट मिली है। और वैसे बिहार के कुछ समीकरण देखिए, भले ही नीतीश पीएम के साथ आ चुके, लेकिन बिहार में मोदी नहीं बल्कि नीतीश मैजिक ही देखने को मिला। भाजपा और जेडीयू के खाते में आ रही 12-12 सीट। विपक्षी नेताओं के कॉल भी अब नीतीश को आने लगे और इस वजह से सस्पेंस भी बढ़ गया है कि क्या नीतीश कुमार भाजपा के साथ ही रहेंगे या कांग्रेस में चले जाएंगे। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। देखिए पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। पीएम बोले कि नए संकल्पों के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। और अपने इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि ये पहला चुनाव है, मेरी मां के
जाने के बाद आज का ये पल मेरे लिए भावुक करने वाला पल है। मां जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन देश की माताओं ने इतना भरपूर स्नेह दिया, माताओं बहनों ने मुझे कभी मां की कमी खलने नहीं दी। ये बात कही पीएम मोदी ने चुनावी नतीजों के बाद। और प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं से बोले कि आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। पीएम ने संबोधन में कार्यकर्ताओं और देशवासियों से भी ये वादा किया है। 34 मिनट की इस स्पीच की सिलसिलेवार बातें मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर कल शाम को ही बताई थी, आपको पता होगा। अब चलिए कुछ और महत्वपूर्ण इलेक्शन न्यूज अपडेट देख लेते हैं। गुजरात गांधीनगर से चुनाव जीत चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस की सोनल पटेल को 7,44,000 वोटों से हराया। और चुनावी नतीजों पर राहुल गांधी का भी पहला बयान सामने आया। इसमें वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की अब बैठक होगी, आगे की कार्यवाही पर फैसला लिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव जीते, कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को 1.5 लाख वोटों से हराया। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खुद हार चुकी है, 1 लाख से ज्यादा वोटों से पिछड़ी, मैंने आपको बताया भी था। और ओडिशा में देखिए 24 साल बाद पटनायक राज खत्म हुआ, यहाँ बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की, 78 सीटें जीत रही है। आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बन रही है, गठबंधन को 124 सीटें मिली। और केरल में पहली बार जीती बीजेपी, सुरेश गोपी ने त्रिशूर लोकसभा सीट पर खिलाया कमल। ये पहला मौका है जब बीजेपी की एंट्री हुई केरल में। भले ही कर्नाटक राज्य में ब्रांड मोदी मैजिक फेल दिखाई दिया, लेकिन कुछ समीकरण यहाँ पर भी बैठे। और इधर राजस्थान में देखिए मुख्यमंत्री भजन लाल के संसदीय क्षेत्र में ही भाजपा की हार हुई, अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए राजस्थान के भी नतीजे। देश की राजधानी दिल्ली में भी 148 प्रत्याशियों की तो जमानत जब्त हुई और दिल्ली में फिर नहीं खुला किसी भी तीसरे दल का खाता, क्योंकि हर सीट पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर लिया दिल्ली में। और केरल राज्य ऐसा रहा जहां बीजेपी पहली बार जीती, सुरेश गोपी ने त्रिशूर लोकसभा सीट पर खिलाया कमल। अब ऐसे में दोस्तों अभी के चुनावी माहौल को देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब ये घड़ी भी सामने आ चुकी है, अब की बार किसकी सरकार? क्या चुनाव परिणामों के बाद राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री, या फिर एक बार फिर मोदी सरकार और गठबंधन की या पूर्ण बहुमत की सरकार बन पाएगी? जाहिर सी बात है गठबंधन की ही बनेगी, क्योंकि अभी तक वोटों की गिनती कंप्लीट हो चुकी है, सब कुछ पूरी। और देखिए एनडीए को टोटल 292 सीट मिली है, जिनमें बीजेपी के खाते में सिर्फ 240 ही आई है, यानी बहुमत के लिए भी 32 सीटों की और आवश्यकता रहेगी बीजेपी को। और ये 32 सीटें एनडीए गठबंधन के बाद ही मिल पाएगी। तो जाहिर सी बात है बीजेपी अकेले तो सरकार बना नहीं सकती, और इधर इंडी गठबंधन भी बीजेपी के एनडीए की कई सारे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से संपर्क कर रही है ताकि उनके वोट शेयर को हासिल कर सके। तो देखा जाए तो अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद के लिए वर्तमान पीएम मोदी ही एनडीए और बीजेपी गठबंधन से बेहतर नजर आ रहे हैं, है ना। तो ये कुछ इलेक्शन का माहौल चल रहा है दोस्तों। और चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एफएसएसएआई की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए और कंपनियों को कहा कि अपने विज्ञापनों से 100% फल के जूस का दावा हटाया जाए। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एफएसएसएआई की तरफ से ये अभी नोटिस जारी किया गया। कई सारी बाजार में कंपनियां ऐसी हैं जो अपने प्रोडक्ट पर 100% फ्रूट जूस करके लेबल लगाती हैं और विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट भी इसी आधार पर करती हैं। और क्योंकि इससे कंफ्यूजन होता है, फ्रूट जूस की गलत तरीके से मार्केटिंग की जाती है, इसी पर रोक लगाने के लिए एफएसएसएआई की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। आईफोन यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है, जल्दी आपका कंट्रोल सेंटर बदल जाएगा, क्योंकि एप्पल कंपनी अपने iOS वर्जन का 18 अपडेट लेकर आ रही है जल्द ही। और iOS 18 में आपको बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और टेक न्यूज से एक और खबर देखिए दोस्तों, अब डेस्कटॉप के जरिए भी आप व्हाट्सएप स्टेटस शेयर कर पाएंगे। इस नए फीचर पर भी काम कर रहा व्हाट्सएप और जल्दी आपको ये फीचर मिल पाएगा। चलिए खबर है, नीतिगत सुधारों के साथ आवासीय मांग बढ़ाने की दिशा में काम करे नई सरकार, रियल एस्टेट डेवलपर्स ने बताई अपनी मांग भी। और वैसे दोस्तों मार्केट एक्सपर्ट का ये मानना है कि अब जो नई सरकार बनेगी ना, उन्हीं से बाजार से लेकर भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा की रफ्तार तय होगी। आर्थिक विशेषज्ञों ने और निवेशकों ने सलाह भी दी है कि अभी बाजार में एक ही समय में 6000 से ज्यादा अंक की गिरावट देखी गई है और इसलिए भारत में निवेश करने का ये बेहतर मौका हो सकता है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट का ये कहना है कि नई सरकार की नीतियों और जीडीपी ग्रोथ पर निर्भर करता है शेयर मार्केट का भविष्य। तो आप इन रिस्क फैक्टर्स का भी जरूर ध्यान रखें। और नई सरकार चाहे किसी की भी बने, भारत की जो अभी मजबूत अर्थव्यवस्था है वो उसे विरासत के रूप में ही मिल पाएगी। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर फोकस रहेगा नई सरकार का। हालांकि अभी जो भारत में चुनाव के नतीजे बिल्कुल उल्टे फुल्टे आए, इस वजह से डॉलर के सामने नहीं टिक पाई भारतीय करेंसी और शेयर मार्केट के साथ साथ रुपये में भी बड़ी भारी गिरावट देखी गई। ये देखिए जरा मार्केट से जुड़े कुछ अपडेट्स भी आप। बाजार 0.6% तक टूट गया, निवेशकों के 31 लाख करोड़ रुपए डूबे, क्योंकि भारत के कुछ इंडेक्सेस देखिए, सेंसेक्स 4389 पॉइंट गिरा, 72,079 पर बंद हुआ और सरकारी बैंकों का इंडेक्स तो 15% तक नीचे आ गया। ऑल ओवर मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट 4 साल पहले देखने को मिली थी, जब कोरोना काल आया था, तो उस समय तो लगता भी है कि हाँ ठीक है। बाकी उसके बाद अब तक की सबसे बड़ी गिरावट कल 4 जून को चुनावी नतीजों के अनुमान से देखने को मिली है। देखिए संजीव भसीन का कहना है कि एग्जिट पोल पर मूर्खों ने खरीदा, समझदार लोग अब बाजार में आए हैं, अपने पोर्टफोलियो के लिए कुछ स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। और ये कोरोना संकट के बाद की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। एनडीए को बम्पर बहुमत नहीं मिलने की वजह से बाजार नासाज हुआ, अडानी के स्टॉक 20% तक टूटे। अडानी ग्रुप के निवेशकों को नुकसान हुआ काफी ज्यादा, 3.5 लाख करोड़ रुपए तक अडानी
ग्रुप का मार्केट कैप एमकेप भी गिर गया है। हाँ ना, तो ये कुछ मार्केट के अपडेट्स चल रहे हैं। और चलिए दोस्तों, अब अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में 4 से 5 दिन तक लू से राहत मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते 5 से 7 जून के दौरान आंधी की संभावना है और कुछ राज्यों में बारिश की भी गतिविधियां देखने को मिलेगी। IMD का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और मानसून कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच गया है। तो जल्दी ये पूरे भारत के इन राज्यों में स्प्रेड होगा और इस दौरान आपको अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में भी अगले कुछ घंटे खराब मौसम का अलर्ट है। भोपाल, रायसेन समेत 7 जिलों में बिजली गिरने की भी आशंका है। छत्तीसगढ़ में देखिए, गर्मी और लू की वजह से अब तक 16 लोगों की जान जाने की खबर है। रायपुर समेत 4 संभागों में आज भी बारिश के आसार रहेंगे। और भी स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर दोस्तों। चलिए आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो आज सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। सोना 751 रुपए महंगा होकर 72,527 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी भी 1069 रुपए महंगे होकर 91,286 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, खबर है कि चुनावी नतीजों के बाद भारतीय रिजर्व बैंक RBI भी एक बड़ा अहम फैसला लेगा और इस दरमियान आपके बैंक लोन की ब्याज दरें वगैरह घट सकती हैं। वजह ये कि मैंने आपको बताया था ना, RBI की MPC बैठक होने जा रही है 5 से 7 जून तक, और 7 जून को ये MPC बैठक के नतीजों में पता चल जाएगा। चलिए खबर है, दिल्ली आबकारी नीति मामले में ED ने अपने 2 सरकारी गवाहों की 115 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की। और वहीं देखिए, मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है कि यदि निफ्टी और बैंक निफ्टी 200 डे EMA से नीचे बंद हुए तो बाजार में ज्यादा बिकवाली देखी जा सकती है, यानी कि और ज्यादा डाउनफॉल आ सकता है। भारत के ग्रेन प्रोडक्शन डेटा भी देखिए, बीते वित्त वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई और अनियमित मानसून इसके पीछे वजह बताई जा रही है। चलिए खबर देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुर्घटना हो गई। महाराष्ट्र के नासिक में देखिए, एयरफोर्स का सुखोई विमान क्रैश हो गया, खेत में गिरा। हालांकि गनीमत और राहत की बात है कि दोनों के दोनों पायलट सुरक्षित हैं। ओवरहॉलिंग के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के पास था ये विमान, लेकिन तभी कुछ दुर्घटना में ये क्रैश हो गया। चलिए खबर है, पश्चिम बंगाल में देर रात बम धमाका हुआ, 5 घायल हो गए। चुनाव आयोग ने काउंटिंग के दौरान हिंसा की आशंका भी जताई थी। 7 राज्यों में फोर्स तैनात की गई। और दोस्तों घर बैठे आप भी दर्शन कर लीजिए, ये आ चुकी है बाबा बर्फानी अमरनाथ शिवशंकर भोलेनाथ की पहली तस्वीर। 29 जून से यात्रा शुरू होने जा रही है अमरनाथ की। 52 दिन तक यात्रा होगी और तब तक आप भी घर बैठे दर्शन कर लीजिए। जय शिवशंकर भोलेनाथ। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, अब ऑन द स्पॉट तफ्तीश कर सकेंगे दिल्ली पुलिस अधिकारी। 135 सीनियर्स को दिए जा रहे आधुनिक लैपटॉप भी। और खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरेंडर कर चुके हैं जेल में वापस, और अब आज 5 जून को उनकी अंतरिम जमानत पर कोर्ट की तरफ से देखते हैं क्या फैसला सुनाया जाता है। आज दिन में मैं आपको बता दूंगा। और इधर देखिए, दिल्ली के मंत्री आतिशी का कहना है कि जेल में केजरीवाल को कूलर तक भी नसीब नहीं कर रहे हैं। 50 डिग्री तापमान में खूंखार क्रिमिनल को भी कूलर मिलता है। भाजपा और LG की क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में छात्रों ने पकौड़े तले। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पकौड़े तलना तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या। हरियाणा के रोहतक की ये एक यूनिवर्सिटी के बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां बच्चे रेहड़ी लगाकर पकौड़े तलते हुए सरकार का विरोध जताते हैं। क्यों? बेरोजगारी के खिलाफ। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे देश में अभी बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी का आलम इस हद तक पहुंच गए हैं आप तो देखिए। और अब हमें नई सरकार से उम्मीद है कि वो बेरोजगारी और महंगाई पर जरूर थोड़ी लगाम लगाएगी। चाहे नई सरकार किसकी भी बने दोस्तों, बीजेपी, PM मोदी की या इंडी गठबंधन की, कुल मिलाकर सरकार से हमारी यही डिमांड रहेंगे और सवाल भी रहेंगे कि आप युवाओं की नौकरियों के लिए और हमारे भारत में आम आदमी की महंगाई कम करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। सोशल मीडिया पर भी सवाल को लेकर आप मिशन छेड़ दीजिए। नई सरकार से ये पूछना ही पूछना है। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो में एक कमेंट भी कर देना, ताकि मैं चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें भी देख लीजिए। नीट UG 2024 का रिजल्ट जारी हो चुका है। तय डेट से 10 दिन पहले ही परिणाम आए। टॉपर्स के नामों की घोषणा अभी बाकी है। और 10 जून को आएंगे MHT CET के रिजल्ट। स्कोर के बेसिस पर 12वीं के बाद मिलेगा महाराष्ट्र में BE BTech में एडमिशन। वही रिपोर्ट आ रही दोस्तों की जून के अंतिम सप्ताह के आसपास SSC CGL 2024 का नोटिफिकेशन आ सकता है। ओके, और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी खबर देखिए, चांद के अंदर हिस्से से निकाली 2 किलो मिट्टी और चीन का मून लैंडर धरती पर वापस लौट रहा है ये मिट्टी लेकर। अगर ये मिशन कामयाब हुआ तो ऐसा करने वाला पहला देश बन चुका है चाइना, है ना। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, वृश्चिक और मकर राशि वालों को बिजनेस की परेशानियों से राहत मिलेगी। मीन राशि वालों के लिए भी आज का दिन फायदे वाला रहेगा। कर्क राशि के लोग करियर में बदलाव न करें और वृश्चिक राशि के लोग बैंकिंग से लेकर डॉक्यूमेंट तक संभाल कर रखें तो फायदा होगा, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नई सरकार से आपके सबसे पहले सवाल क्या होंगे, किस मुद्दे पर आप सरकार से बात करना चाहिए, कमेंट में बताइए। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की महत्वपूर्ण खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।